जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन में कर्नाटक का युद्ध पढ़ने जा रहे हैं, जिसका भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। तो कर्नाटक का यहाँ युद्ध के बारे में मैंने ट्रिक लिखा है। करना पहले सेंट, करना दूसरा अंबुर और करना तीसरा वास। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो गया। उसके बाद सेंट थोमे का युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध, और उसके तहत अंबुर का युद्ध, और कर्नाटक का तीसरा युद्ध यानी तृतीय युद्ध के बाद बांडीवास का युद्ध। बांडीवास के युद्ध के बाद यह सिद्ध हो गया था कि अब अंग्रेज ही यहाँ के शासक होंगे, और एला पापे ये संधियाँ हुई थी जिसके तहत युद्ध समाप्त हुआ था। एला सापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। अब कर्नाटक के युद्ध को समझने से पहले कि थोड़ा इतिहास को समझते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो केंद्रीकृत सत्ता थी, जिसका विस्तार था मुगल साम्राज्य का पूरे भारत में, उसको संभालने में जो औरंगजेब के बाद आने वाले शासक थे, मुगल शासक, वो असमर्थ रहे और इनके दरबार में षड्यंत्रात्मक वातावरण चल रहा था, जिसके कारण छोटे छोटे जो सूबे थे ये भी अब धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे थे। इसमें हैदराबाद और कर्नाटक के बारे में देखते हैं। हैदराबाद यहाँ पर एक निजाम थे जिनका नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जो कि पहले औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक थे, मुगल शासक, उनके दरबार में थे और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। लेकिन वहाँ पे जो दरबार में षड्यंत्रात्मक वातावरण चल रहा था, उससे क्षुब्ध होकर के हैदराबाद की तरफ चले, दक्षिण की तरफ, और आकर के हैदराबाद की नींव रखी 1724 और 25 में। उसके बाद ये अब निजाम बोलते थे, अपने आप को निजाम बोलते थे और अर्ध स्वतंत्र अपने आप को मान रहे थे। व्यवहारिक स्तर पर या अपने आप को मुगल शासक से, जो दिल्ली में बैठते थे, उनसे यह स्वतंत्र मान रहे थे। और इधर जो कर्नाटक था ये मुगल ढक्कनों के अधीन आता था, लेकिन ये भी अपने आप को इनसे व्यवहारिक स्तर पर स्वतंत्र मान रहा था। अब इसको देखते हैं। कर्नाटक का जो नवाब थे, ठीक है, जिनका नाम था सआदत उल्ला खां। क्या था? सआदत उल्ला खां। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। सआदत उल्ला खां, इन्होंने बिना ढक्कन के, जो मुगल शासक के इजाजत के बिना, जबकि जब भी नवाब बनाया जाता तो इनसे परमिशन लेना पड़ता था, निजाम से परमिशन लेना पड़ता था, और यही सिद्ध करते थे मुगल ढक्कन कि कौन बनेगा यहाँ पे नवाब। तो इन्होंने इनसे पूछा नहीं और एक अपने भतीजे दोस्त अली, क्या नाम था? दोस्त अली को यहाँ का नवाब बना दिया और इस तरह से अपने पद को वंशानुगत कर दिए। 1741 में मराठों ने इस पर आक्रमण कर दिया। मराठे हमेशा बीच बीच में आक्रमण करते रहते थे चौथ वसूलने के लिए। आक्रमण किया और दोस्त अली को मार दिए। किसको? दोस्त अली को इसको मार दिए। और इसका दामाद था चंदा साहब। चंदा साहब को बंदी बना लिए। मराठों ने आक्रमण किया था, चंदा साहब को ये लोग क्या किए? दोस्त अली को मार दिया और चंदा साहब को बंदी बना लिए। अब ये जो नवाब का सीट था, कर्नाटक में कौन बैठता था? नवाब। तो नवाब का सीट खाली हो गया। अब खाली हो गया तो यहां पे निजामुल मुल्क आसफ जाह, जिसके परमिशन से यहां पे नवाब, इससे भी अनुमति लेनी पड़ती थी, इसने क्या किया? एक अपने निकट संबंधी जिनका नाम था अनबरुद्दीन को यहां का नवाब बना दिया। कहां का? कर्नाटक का। अब अनबरुद्दीन को नवाब बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम कर्नाटक के प्रथम युद्ध को देखेंगे। अब हम लोग को समझ में आ गया, यहां नवाब अब कौन हो गया? अनबरुद्दीन, और यहां पर निजामुल मुल्क आसफ जाह है, ठीक है। ये 1746 में कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था, ये यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था, जो कि मेरिया थेरेसा वहां पर थी, उसी के उत्तराधिकार के लिए चल रहा था। और उसमें
यूरोप का देश ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों उस उत्तराधिकार में शामिल हो गए और ये लोग आपस में लड़ने लगे। यह 40 में शुरू हुआ था, 1740 में ब्रिटेन में शुरू हुआ था और इसकी जो विस्तार रूप में माने इसका फैलाव जो हुआ समुद्र के इस पार तक आ गया। क्या था कि उस समय जब भी यूरोप में ये दोनों देश भिड़ते थे तो इनका जहां जहां उपनिवेश था, विश्व के जिस भी कोने में था, वो सभी लोग आपस में वहां भी युद्ध चालू हो जाती थी। तो भारत में दोनों कंपनियां थी, ब्रिटेन की भी और फ्रांस की भी। और 1746 में जबकि डुप्ले गया मिला, बोला देखिए कर्नाटक में उत्तराधिकारी का यूरोप में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, हम लोग आए हैं यहाँ पे व्यापार करने के लिए और हम लोग शांतिपूर्वक व्यापार करेंगे। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया और इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों के द्वारा ही हुई। अंग्रेज एक अधिकारी था जिसका नाम था बर्नाइट ने क्या किया कि अपनी नौसेना के द्वारा कुछ जलपोतों को पकड़ लिया। किसके? फ्रांसीसियों के जलपोतों को पकड़ लिया, मीन्स जो जल की जहाजें थी उन्हें पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद यहाँ पे डुप्ले, फ्रांस का गवर्नर कौन था? पांडिचेरी में बैठा हुआ था डुप्ले। अब डुप्ले ने क्या किया कि इस नवाब अनबरुद्दीन से रिक्वेस्ट किया, अब बोला कि हमारे जलपोतों को सुरक्षा प्रदान करिए, इसको तो बर्नाइट माने अंग्रेजों ने पकड़ रखा है। अनबरुद्दीन अंग्रेजों से बात किए लेकिन उनकी एक भी बात ये लोग सुनने पर तैयार नहीं थे, जिसके कारण डुप्ले ने सहायता मांगा मॉरिशस के गवर्नर। किससे? मॉरिशस के गवर्नर थे ला बुडोस। यहां मैं बताया था कि ये कौन सा था? मेडागास्कर। अब मेडागास्कर के बगल में मॉरिशस था। मॉरिशस को 1721 में फ्रांसीसियों ने ले लिया था। तो ला बुडोस आया और ला बुडोस का यह कहना था, ये जब चला तो आने के बाद, ठीक है, मद्रास से पहले इसका क्या हुआ? मद्रास से पहले जो ब्रिटिश या क्या बोलते हैं अंग्रेजों की जो नौसैनिक एक टुकड़ी थी उससे इसका सामना हुआ, जिसे यह पराजित किया। और उसके बाद मद्रास को जल और स्थल दोनों जगह पे घेर लिया और इसके पास जो सैनिक थे 3000 करीब सैनिक थे। कितना? 3000 सैनिक। जब घेर लिया ये पूरा मद्रास को तो इसका इरादा था उनसे फिरौती लेने का। क्या लेने का था? फिरौती। और यह फिरौती ले लिया अंग्रेजों से। कितना? 40,000 पाउंड। 40,000 पाउंड का ये फिरौती ले लिया और ले करके मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया। जबकि डुप्ले का ऐसा विचार नहीं था और डुप्ले दोबारा फिर मद्रास पर घेरा डाल दिया। और जिस घेरा को हटाने के लिए फिर अंग्रेजों ने इस नवाब से रिक्वेस्ट किया, अनवरुद्दीन से, और बोला कि बोलिए कि डुप्ले वहां से घेरा हटाए। लेकिन डुप्ले बोला कि मैं सिर्फ घेरा इसलिए डाला हूं कि यहां से मद्रास से अंग्रेजों को भगा दिया जाए और फिर मद्रास को मैं आपको दे दूंगा। नवाब को ऐसे जवाब दिया डुप्ले। अब ये नवाब इसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसको लगा कि ये हमारे साथ षड्यंत्र रच रहा है और जिसके कारण सेंट थोमे का युद्ध हुआ। किसका? सेंट थोमे। और सेंट थोमे का युद्ध हुआ तो एक तरफ से फ्रांसीसी और एक तरफ से नवाब, ठीक है। अब फ्रांसीसियों का जो नेतृत्व कर रहा था कैप्टन पैराडाइज। क्या नाम था? कैप्टन पैराडाइज। और इधर से जो नवाब की तरफ से नेतृत्व किया था महफूज खां। तो महफूज खां के इसके पास 10,000 सैनिक थे। कितने? 10,000 सैनिक। जबकि कैप्टन पैराडाइज के पास में 230 फ्रांसीसी सैनिक थे और 700 भारतीय। लेकिन ये लोग जो थे, जो फ्रांसीसी सैनिक थे 230 और प्लस 700 भारतीय, ये लोग आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित थे।
आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित थे, इनके पास आधुनिक हथियार भी थे, जिसमें तोप और क्या बोलते हैं बंदूकें इस टाइप की थी। जबकि महफूज खां का सेना में जो सैनिक थे, इनके पास भाले, बर्छी और इस टाइप के चीज़ थे। ठीक है, महफूज खां के पास जो पुराने जमाने से लड़ते आ रहे थे, भालों बर्छी से, इस टाइप के हथियार से इनके सैनिक लड़ रहे थे। ये छोटी सी टुकड़ी इन पर भारी पड़ी और ये हार गए। इससे यह पता चल गया कि जो आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित फ्रांसीसी सेना है, यह बहुत मजबूत है और अच्छा प्रशिक्षण ली हुई है, जबकि ये दिखावे के लिए रखी हुई है सेना, और ये बहुत अंदर से कमजोर है। अब इसके बाद से यूरोप में, तब तक यूरोप में क्या हुआ कि वहां पर एक संधि हुई, एला सापेल की संधि, और एला सापेल की संधि के द्वारा वहां उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। जब वहां उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तो यहां भी यह युद्ध समाप्त हो गया, और समाप्त होने के बाद से अंग्रेजों को मद्रास मिल गया। ये किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। और जो क्या बोलते हैं आपका अमेरिका में उपनिवेश था, वहां पे इनको मिल गया, क्या बोलते हैं फ्रांसीसियों को। ठीक है, लुइसबर्ग, तो लुइसबर्ग मिल गया उनको, फ्रांसीसियों को, और इस तरह से ये प्रथम युद्ध में दोनों दल बराबर पे रहे। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध थोड़ा सा समझेंगे अगर ध्यान से तो आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ टफ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं द्वितीय युद्ध को। अब कर्नाटक की जो द्वितीय युद्ध हुई थी 1749 से 54 में हुआ था। से 54 में हुआ था। ये भारत में उतरे थे। वो पहला वाला किसमें? यूरोप में उत्तराधिकार का, दूसरा भारत में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। अब देखिए यहां पे मराठों ने चंदा साहब को छोड़ दिया 1748 में। आज चंदा साहब दावा करने लगे कि मैं वास्तविक यहाँ का नवाब हूं, इसका उत्तराधिकारी मैं हूं। और इधर जो था 1748 में मुल्क आसफ जाके इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसकी मृत्यु हो गई तो हैदराबाद का निजाम का पद भी खाली हो गया, और इधर कर्नाटक का भी नवाब का पद खाली हो गया। ठीक है, तो इसका जो पुत्र था, इसका पुत्र नासिर जंग अपने आप को हैदराबाद का निजाम घोषित कर दिया। और इसका एक भांजा था जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग भी अपने आप को निजाम का दावेदार मान रहा था कि मैं इसका असली उत्तराधिकारी हूं। इसको डुप्ले देख रहा था। एक डुप्ले उस समय पांडिचेरी का गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर। ठीक है, फ्रांसीसी था। ये बड़ी षड्यंत्रकारी विचारधारा का था, और ये सोचा कि इनके झगड़ों में एक का पक्ष लिया जाए, और पक्ष लेने के बाद, जीतने के बाद उससे अपार धन संपदा प्राप्त किया जाए। तो इसने पक्ष लिया चंदा साहब का और मुजफ्फर जंग को, इन दोनों लोग का फ्रांसीसी लिए। ठीक है, कौन? फ्रांसीसी पक्ष, जिसमें डुप्ले ने लिया था। और इधर जो है बोला, ये चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के साथ एक गुप्त मीटिंग किया, और करके डुप्ले ने कहा कि आप लोग कर्नाटक पे आक्रमण करो। ठीक है, डुप्ले क्या बोला? कर्नाटक पे आक्रमण करो। और मुजफ्फर जंग और चंदा साहब प्लस डुप्ले, ये तीनों की संयुक्त सेना कर्नाटक पर आक्रमण कर दी। कब? 1749 में। और अंबुर जगह पर, एक अंबुर जगह था कर्नाटक में, यहां पर इन लोगों ने अनबरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनबरुद्दीन का एक पुत्र था मुहम्मद अली। जब अनबरुद्दीन मार दिया गया, ठीक है,
मारने के बाद से मोहम्मद अली यहां से भागा और त्रिचनापल्ली में जाकर के छिप गया। कहां पे? त्रिचनापल्ली में। अब इधर डुप्ले ने क्या किया कि यहां पे चंदा साहब को नवाब बना दिया, चंदा साहब को नवाब बना दिया, जिसके एवज में चंदा साहब ने उसे पांडिचेरी, यहां पे क्या पड़ता था? पांडिचेरी, पांडिचेरी के पास 80 गांव को अनुदान कर दिया। अब डुप्ले जिसे बहुत खुश हो गया और यह माना कि हम अपने षड्यंत्र में सफल हैं। और इस चीज को अंग्रेज देख रहे थे, इस चीज को अंग्रेज भी देख रहे थे कि इनकी तो शक्ति बढ़ रही है व्यापार के क्षेत्र में। अब इस व्यापार प्लस युद्ध में भी शामिल होकर के एक दूसरे के शासकों का भी ये समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। तो इन लोगों के पास अब ऑप्शन बचा था। मोहम्मद अली तो ऑलरेडी त्रिचनापल्ली में गिर गया था, ये त्रिचनापल्ली में भाग गया था, और नासिर जंग कई लोग पक्ष लिए, ठीक है। और डुप्ले ने क्या चालाकी किया, बोला कि चंदा साहब को कि अब तो तुम पूरा कर्नाटक का बन ही गए हो नवाब। अब कर्नाटक को चंदा साहब ने राजधानी बनाकर के शासन करना चालू किया और त्रिचनापल्ली पर डुप्ले ने कहा कि घेरा डाल दो, जिससे तुम्हारा दुश्मन जो मोहम्मद अली छिपा है ये यहां से ना निकल पाए और कोई षड्यंत्र न रचे। अब इन सब चीजों को देख करके अंग्रेजों ने क्या किया कि नासिर जंग का पक्ष लिया। अब यही बचा हुआ था, ठीक है। नासिर जंग का पक्ष लिया और बोला कि तुम कर्नाटक पर आक्रमण करो और हम अपनी सेना का सहायता देंगे। तो वहां पे इन लोगों ने सेना का सहायता दिया। और ये जब मैं जे आई लिखा हूं, जिंजी नदी के किनारे, जिंजी नदी के किनारे यह युद्ध हुआ। और इसमें डुप्ले, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना को यह पराजित कर दिया नासिर जंग ने। कब? 1750 में संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, ठीक है। कौन किया था? नासिर जंग। संयुक्त सेना को पराजित कर दिया 1750 में। और तब तक इसकी सेना द्वारा ही विद्रोह करके इसको मार दिया गया, नासिर जंग को। जब इसको मार दिया गया तो तुरंत डुप्ले ने चतुराई किया और यहां पर निजाम मुजफ्फर जंग को घोषित कर दिया। अब तो ये भी मार दिया गया, इसकी सेना द्वारा ही नासिर जंग को मार दिया गया। अब तुरंत इसने मुजफ्फर जंग को यहाँ का निजाम घोषित कर दिया। अब मुजफ्फर जंग उस समय पांडिचेरी में फंसा हुआ था। और जब पांडिचेरी में फंसा हुआ था तो यहाँ से उसे हैदराबाद तक पहुंचाने के लिए बुस्सी नामक एक अधिकारी, बुस्सी नामक अधिकारी को इसको डिटेल किया और बोला कि तुम इसको सुरक्षित पहुंचाओ हैदराबाद। अब हैदराबाद लेकर के बुस्सी चल दिया किसको? मुजफ्फर जंग को। लेकिन रास्ते में पठानों ने उसकी हत्या कर दी। और हत्या कर दी तो तुरंत बुस्सी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसके लड़के सलावत जंग को, इसका लड़का कौन था? सलावत जंग को यहां पे निजाम घोषित कर दिया, ठीक है। अब सलावत जंग को यहां पे निजाम घोषित कर दिया। सलावत जंग जब यहां पे निजाम बन गया तो अब फिर अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी समस्या आ गई। यहां भी चला गया डुप्ले के समर्थक के पास और यहां भी डुप्ले के समर्थक के पास है। अब इनमें नया नया अंग्रेजों का एक नया नया क्लर्क आया था जिसका नाम था क्लाइव, जो कि बहुत ही चालाक और चतुर टाइप का था। क्लाइव ने क्या किया, वो बोला कि ऐसा करते हैं कि अर्काट पर हम लोग अटैक करते हैं, जो कि कर्नाटक की राजधानी है चंदा साहब की। अर्काट पर अटैक करेंगे तो चंदा साहब जो त्रिचनापल्ली में घेरा डाला है मोहम्मद अली को, ये घेरा हटा देगा और हटा देगा तो मोहम्मद अली को हम लोग छुड़ा लेंगे। इसको छुड़ाना बहुत जरूरी है। तो इसने क्या किया कि एक मराठा थे मुरारी राव। क्या थे? मुरारी राव प्लस क्लाइव यहां पे 500 सेना लिया, भारत और अंग्रेजों को मिला करके, भारतीय और अंग्रेजी सेना को मिला करके, और दोनों लोग अटैक कर दिए कहां पे? अर्काट पर, ठीक है। जब अर्काट पर अटैक किए तो यहां पर इसका पुत्र चंदा साहब का राजा साहब था। क्या नाम था इसका पुत्र का? राजा साहब। राजा साहब पराजित हो गया और पराजित होने के बाद
जो त्रिचनापल्ली को चंदा साहब घेरा डाला था, यहां पर एक मेजर लॉरेंस, क्या नाम था, मेजर लॉरेंस, जो अंग्रेज थे, मेजर लॉरेंस ने इसको बोला कि यहां से तुम अब घेरा उठा लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर अब तुमको अब छोड़ेंगे नहीं। अब तुरंत भागा यहां से कौन, चंदा साहब, और भागा तब तक तंजौर के राजा ने इसे मार दिया। ठीक है, तंजौर के राजा ने इसे मार दिया और मारने के बाद से यहां से मोहम्मद अली को छुड़ा लिया गया। अब मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली से छूट गया। ठीक है, अब इसी को यहां पे नवाब घोषित कर दिए, किसने, अंग्रेजों ने। और इधर जो था बुस्सी लेकर के गया था हैदराबाद में, बुस्सी की सेना इधर ही रुक गई थी इसकी सहायता के लिए। ठीक है, तो अब देखिए अंग्रेजों के अधीन अब क्या हो गया, ये नवाब मोहम्मद अली हो गया यहाँ पे, और फ्रांसीसियों के अधीन कौन हो गया, सलावत जंग। सलावत जंग इसका पुत्र था ना मुजफ्फर जंग का। अब जब सलावत जंग बना तो ये भी बहुत कुछ दिया। जब मुजफ्फर जंग जीता था, इसे नवाब बनाया गया, तो ये भी पैसे रुपये खूब डुप्ले को दिए थे, कंपनी को दिए थे। ऐसे ही सलावत जंग ने बहुत जगहों को दिया और पैसे रुपये भी दिया। इस तरह से डुप्ले की अब बहुत बड़ी सफलता थी। अब एक तरफ अंग्रेज हो गए, यहाँ पे समर्थक इनके जीत गए, और एक तरफ फ्रांसीसियों के समर्थक। इसी समय 1754 में डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने इसे बुला लिया वापस, और यहीं पर पूरी कहानी एक तरह से चेंजिंग हो गई। अब डुप्ले के जगह पे आ गए, यहाँ पे डुप्ले चेंज हो गया। ठीक है, और डुप्ले के चेंज होते ही, डुप्ले जब चेंज हो गए तो इनके जगह पे दूसरे आ गए, डुप्ले चेंज हो गया। ठीक है, और तो इस तरह से देखिए डुप्ले चेंज हो गया, 1754 बुला लिया गया, इसके जगह पे गोडेहू आ गया। कौन, गोडेहू। अब गोडेहू पांडिचेरी का गवर्नर बन गया फ्रांसीसी, और गोडेहू क्या किया कि इनसे संधि कर ली, किससे, अंग्रेजों से, और संधि कर ली जिसका नाम था पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में। अब इस संधि को जब कर लिया तो इस पर डुप्ले ने कटाक्ष भी किया था कि यह फ्रांस के, ठीक है, हम फ्रांस के सम्मान के साथ धोखा दिया है। ठीक है, और इस तरह से इनका युद्ध समाप्त हो गया, और पांडिचेरी की संधि के तहत यह हुआ कि अब हम लोग इन भारतीयों राजाओं के किसी भी झगड़े में नहीं शामिल होंगे, और ये जितनी भी उपाधियां दिए हैं वो सब हम लोग वापस कर देंगे। और सब इन लोगों ने वापस कर दिया। अब प्लस झगड़े से बोले कि हम इन झगड़ों से दूर रहेंगे। और इस तरह से कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली, जिसका अंग्रेजों का समर्थन था, बना मोहम्मद अली बना, और हैदराबाद में सलावत जंग, जो कि फ्रांसीसियों के समर्थन में बने, जिन्होंने फ्रांसीसियों को जो उत्तरी सरकार, या क्या बोलते हैं आप, उत्तरी आंध्रा का एक जगह था, 3-4 जगह दिया। ठीक है, जिसमें मुस्तफानगर था, एलोर था, राजमुंद्री था, और चिक्का कोल, राजमुंद्री, चिक्का कोल, ये सब स्थान इनको दे दिया। ठीक है, और इस तरह से द्वितीय युद्ध भी समाप्त हो गई। अब हम लोग देखेंगे तृतीय युद्ध, कौन सा, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो था, जैसे फर्स्ट युद्ध यूरोप में चालू हुई थी, उसी का दिन फर्स्ट युद्ध यूरोप में उत्तराधिकार के लिए हुआ था, और यह भी यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसे ही यूरोप में इन दोनों के बीच में युद्ध चालू होता था, वैसे ही देश के प्रत्येक कोने में जहां दोनों कंपनियां थी आपस में भिड़ जाती थी। तो ब्रिटेन में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चालू हो गया इन दोनों देशों के बीच में, 1756 में चालू हुआ था। ठीक है, तो 1756 में जैसे ही चालू हुआ, ये जो इन लोगों के बीच में संधि हुई थी, इसको एक तरह से अस्थायी रूप से थी, इसको दोनों लोग नहीं माने, और उसके बाद दोनों भिड़ गए, एक दूसरे के जगह को
कब्जा करने में। और 1757 में अंग्रेजों ने पूरा जो इधर की बस्तियां थी, अब देखिए फ्रांसीसियों के पास कौन कौन सी बस्तियां थी, पांडिचेरी थी, माहे था, सूरत था, फिर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं आपका जो मछलीपट्टनम था, फिर चंद्रनगर था। तो इस टाइप से ये इनके स्थानों पे कब्जा करने लगे और ये अंग्रेजों के स्थान पे। अंग्रेजों के पास 3 बड़ी एक तरह से केंद्र था इनके पास, जो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी और छोटे छोटे उप कार्यालय थे। और इनके पास पांडिचेरी एक मेन कार्यालय था और छोटे छोटे उप कार्यालय थे। तो सब पर कब्जा करने लगे। और जो पूर्वी तट का ये जो बंगाल वाला क्षेत्र था, इधर जितनी भी फ्रांसीसी कंपनियां थी, फ्रांसीसी कोठियां थी, सब पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जबकि कर्नाटक में फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। सिर्फ कई बार कोशिश करने के बाद त्रिचनापल्ली पे नहीं कर पाए। और उसी समय एक व्यक्ति जो जिनका नाम था काउंट लाली, इन्हें सैनिक और असैनिक अधिकारी बना करके फ्रांस सरकार ने भेजा। ठीक है। और 1757 में चले अप्रैल के करीब में, और आते आते भारत में इनको 1 साल लग गया। कब पहुंचे? 1758 में। और तब तक अंग्रेजों ने क्या किया था कि 1757 में प्लासी की युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव था, ही बहुत तेज तर्क था। और जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव को मैं बताया था कि यहाँ पे उसी की देन थी कि यहाँ पे मोहम्मद अली बन गया और वहीं से उसका कंपनी में बहुत ज़्यादा नाम हो गया और आगे बढ़ने लगा था। तो उसी की देन थी कि 1757 में प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया और वहाँ कब्जा कर लिया था, जिसके कारण अंग्रेजों को अपार धन संपदा मिली थी, जिससे इनके पास सैनिक से लेकर के हर चीज़ से मजबूत हो गए थे। अब काउंट लाली आया और आते ही 1758 में क्या किया कि यहाँ पे पूरा कब्जा करने लगा और इनका जो मद्रास के आसपास, मद्रास में घेरा डाल दिया। ठीक है। और क्या बोलते, फोर्ट जॉर्ज डेविड एक स्थान था, उसको भी इसने अपने कवर में लिया। तब तक अंग्रेजों की 9 सैनिक आई और आकर के एक सेना आकर के इसका वहां से डेरा मद्रास को घेरा बना दिया था। ठीक है। उसको उठाने के लिए कहा। और उसके बाद जो युद्ध लड़ी गई थी बांडीवास का युद्ध, 22 जनवरी 1760 को लड़ी गई। ठीक है। इसमें फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली लड़ रहे थे। ठीक है। काउंट लाली लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के तरफ से आयरकुट लड़ रहे थे। ठीक है। और इसमें काउंट लाली की सेना की पराजय हुई। ठीक है। और इस तरह से बांडीवास में बोला जाता है कि इतनी निर्णायक युद्ध थी कि इसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से पराजय हुई और एक तरह से फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर भारत से कहा जाए तो बंध गया। ठीक है। और इसके तहत फिर पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि वहां पे हुई, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और उसके चलते यहां भी युद्ध समाप्त हो गई। और एक तरह से अब ये हो गया कि जो फ्रांसीसी हैं ये कहीं भी, इनको तो जैसे कि कहीं भी एक किलाबंदी नहीं करेंगे। जब 60 में हो गया तो 60 में जीतने के बाद पूरी इनके जो कोठियाँ थी, स्थान थे, व्यापारी कोठियाँ, सब पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। लेकिन जैसे ही पेरिस की संधि हुई तो उस संधि में इनके पूरे स्थान को वापस कर दिया गया और बोला गया कि अब आप इसका किलाबंदी नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक व्यापारी की तरह से रहेंगे और व्यापार करेंगे। इस तरह से कर्नाटक के तीनों युद्ध समाप्त हो गई। मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है। उसके बाद जो कंपनियां आई थी, इनका आने जाने का क्रम, कौन कहाँ कंपनी स्थापित किया था मैं बता चुका हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पुर्तगाली पहले आए थे, डच आए थे, देखिए पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे और फ्रांसीसी आए थे। ठीक है। इनकी आने का क्रम जो था मैं बता चुका हूं और जाने का भी क्रम। जाने में क्या हुआ कि ये डेनिश जो है पहले चले गए थे। ठीक है। और पुर्तगाली लास्ट में गए थे, अंग्रेज जो थे और डच। ठीक है। अंग्रेज गए थे आपका 1947। अब इसके प्लस 7 साल बाद फ्रांसीसी चले गए थे। ठीक है। और लास्ट में सबसे पुर्तगाली गए थे। ठीक है।
1954 में और ये 1961 में। ठीक है, फ्रांसीसी कब गए? पुर्तगाली 1961 में और फ्रांसीसी 1954 में और अंग्रेज 1947 में। ठीक है, और ये डेनिश गए थे और ये डच। तो ये जाने का क्रम था। और कंपनियों का स्थापना का आप लोग देख ही लिए होंगे, कौन कब पहले स्थापित किया है। पुर्तगालियों ने कोचीन में बनाया था, डचों ने मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने सूरत में पहले स्थापित करने का, लेकिन दूसरा मछलीपट्टनम में किया। उसके बाद डेनिशों ये तो आए और तंजौर फिर चले गए, फिर फ्रांसीसियों ने भी सूरत में पहले, उसके बाद दूसरा मछलीपट्टनम, यही था। ठीक है, मुझे आशा है कि पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।